So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एनुअल एग्जाम में आने वाले चैप्टर। तो आज अपना पहला चैप्टर जो सोशल साइंस में आने वाला है उसका नाम है वी आर प्राउड ऑफ देम। मतलब प्राउड मतलब होता है कि हमें जिस पर गर्व करना चाहिए। वी आर प्राउड ऑफ देम मतलब हमें गर्व करना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि हाँ, इन्होंने अपने देश के लिए, अपने इस दुनिया के लिए काफी बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें किन पर गर्व करना चाहिए, किस पर हमें प्राउड फील होना चाहिए, कौन कौन से ऐसे महान विभूति हैं, कौन कौन से ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन पर हमें गर्व करना चाहिए। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पूरी तरीके से कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिएगा। छोटा मोटा वीडियो ही रहेगा, लेकिन उसी में आपको पूरी तरीके से कंसंट्रेट होना है। यदि कंसंट्रेट होगे तभी अच्छा रिजल्ट आ सकेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो ये रहा चैप्टर नंबर 13, वी आर प्राउड ऑफ देम। तो हमें किन किन पर्सन पे प्राउड करना है देखना पड़ेगा। तो हमें मेनली 6 पर्सन पे प्राउड करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो कि देश के लिए, अपने देश के लिए और अन्य देश के लिए बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन यहां पर अपने इस चैप्टर में हम लोग को 6 लोगों के बारे में पढ़ना है। पहले हैं सॉक्रेटिस। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉक्रेटिस। दूसरे हैं अब्राहम लिंकन। तीसरे हैं कार्ल मार्क्स। चौथे हैं महात्मा गांधी। पांचवें हैं मार्टिन लूथर किंग और छठी हैं मदर टेरेसा। मतलब 5 इसमें मेल हैं और 1 इसमें फीमेल है। ये 6 लोग हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और इनको लेकर के हमें प्राउड फील करना है कि इन्होंने इस धरती पे जन्म लिया और बहुत ही अच्छे काम किए। यदि हम लोग भी, यदि हम और तुम भी अच्छे काम करेंगे तो हो सकता है यहां पर 7वां पॉइंट मोहम्मद हाजिक खान लग जाए, या अक्षय तिवारी लग जाए, या फिर मोहम्मद अफनान उल्लाह खान लग जाए। ठीक है, यदि अच्छे काम करेंगे तब। यदि नॉर्मल काम करते रहेंगे, खा पी करके बस सो जाएंगे और एक दिन इस दुनिया से उठ जाएंगे, तब यहां नाम नहीं आएगा। कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो दुनिया याद रखे, तब यहां पर हमारा नाम आ सकेगा, तुम्हारा नाम आ सकेगा। ठीक है, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कुछ ऐसे काम करें सोसाइटी के लिए कि हमें भी लोग हमारे जाने के बाद याद करें। ठीक है, जैसे इन लोगों को हम लोग पढ़ाई करना है, इतने साल पहले ये सब चले गए, लेकिन आज भी इनको हम लोग याद करते हैं। तो चलते हैं। इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है। पहले में हम लोग शुरू के 3 पर्सन के बारे में पढ़ेंगे, सॉक्रेटिस, अब्राहम लिंकन और कार्ल मार्क्स। और सेकेंड वीडियो जो कि कल आएगा उसमें महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा को हम लोग पढ़ेंगे। कंसंट्रेट होकर के चलते हैं हम लोग सॉक्रेटिस की तरफ। यहां पर क्या लिखा हुआ पहले देख लेते हैं, लाइन बाय लाइन। ये पूरी की पूरी लाइन तुम्हारे बुक में लिखी हुई है, तो वीडियो देखने के बाद एक बार रीडिंग लगा लेना जितना आज पढ़ाया है, और देख लेना क्या समरी शाम को दे पाओगे या नहीं। We have learned about the scientists who brought changes in the ways of our living by their great invention and discoveries। कह रहे हैं साइंस में हम लोगों ने काफी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है जिन्होंने हमारी लाइफ को काफी इजी बनाया है, हमारी लाइफ में काफी कुछ सुविधाएं ऐड कर दी हैं। वरना लाइट में हम लाइट जानते ही नहीं, लाइट क्या होती है, पंख गर्मी लगती रहती, फैन हम लोग इजाद ही ना कर पाते। ठीक है, ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया जब पेड़ से क्या गिर गया, एप्पल गिर गया न्यूटन के ऊपर। ऐसे बहुत सारे चीजें हुई जो साइंटिस्ट ने हमारे लिए किया, जिससे हमारी लाइफ इजी बन पाई। But there were certain reformers and literary legends who brought drastic changes in the thinking of the society. They served the humans selflessly. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं। सोशल रिफॉर्मर्स मतलब सोसाइटी में अच्छा काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, जिन्होंने सेल्फलेसली
बिना किसी स्वार्थ के। जैसे बिना किसी स्वार्थ के मतलब क्या होता है, जैसे कि तुम किसी पर्सन को पेन दे दिए, किसी पर्सन को, जैसे तुम आज स्कूल में गए और आज तुम क्या कर दिए, मतलब एक बच्चा पेंसिल नहीं लाया हुआ था तो तुमने उसको अपनी पेंसिल दे दी। क्यों दे दी पेंसिल? क्योंकि उसको जरूरत थी, ठीक है, उसको जरूरत थी तो तुमने दे दिया। तो ये क्या होगा, सेल्फलेसली, स्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के तुमने काम किया। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये रहे कि हम उसी को पेंसिल देंगे जिसने हमको कभी हेल्प करी है, जो हमारी हेल्प करेगा हम उसकी हेल्प करेंगे। यदि ऐसी सोच है तब तुम्हारे अंदर क्या है, सेल्फ है। तब तुम्हारे अंदर क्या है, सेल्फ है। तब तुम स्वार्थ पूर्वक काम कर रहे हो कि जो तुम्हारी हेल्प करेगा हम उसकी हेल्प करेंगे, जो नहीं करेगा उसकी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ स्वार्थपूर्ण जिंदगी। लेकिन यदि तुम उसकी भी हेल्प करते हो जिसको तुम जानते हो कि कभी तुम्हारी हेल्प लौट करके पलट करके कर नहीं पाएगा, तो वहां पर है सेल्फलेस। तो ऐसे कुछ लीजेंड हुए हैं जिन्होंने सेल्फलेसली काम किया है, बिना किसी स्वार्थ के। उनको कुछ वापस नहीं मिलने वाला है, तब भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। द सेल्फलेस डेडिकेशन फॉर द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी मेक्स देम लाइव फॉर एवर इन आवर माइंड्स। जो वो इंसानियत के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इसी वजह से आज भी वह हमारे माइंड में जिंदा है। उनकी बॉडी तो जिंदा नहीं है भाई, वो बहुत पहले खत्म हो गए, लेकिन आज भी हम लोग उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे अपनी जिंदगी जी, कैसे कौन कौन से काम किए। लेट्स नो देम बेटर। चलते हैं हम उनमें से कुछ को जानने कि वो लोग कैसे थे। सबसे पहले अपने आते हैं सोक्रेटिस साहब। क्या नाम है, सोक्रेटिस। इसको सोक्रेट मत पढ़ना, सोक्रेटिस पढ़ते हैं, और हिंदी में सुकरात पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सोक्रेटिस है हमारे भाई साहब। इनकी यहां पर हमने फोटो लगा दी है, ध्यान से देख लो। सोक्रेटिस वॉज बोर्न इन एथेंस, नाउ द कैपिटल ऑफ ग्रीस। तो सोक्रेटिस का जन्म कहां हुआ था, ग्रीस में हुआ था, एथेंस। He was a great philosopher and teacher। मतलब ये ग्रीस और एथेंस अपने इंडिया में नहीं है, ध्यान रखना। नहीं तुम सोचो किसी स्टेट का नाम है, नहीं, ये एक अलग कंट्री है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर, दार्शनिक और एक शिक्षक भी थे, टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे। He led a very simple life. He believed that true knowledge can be gained through thinking and reasoning। इनकी लाइफ बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही ज्यादा ये शौकिया आदमी नहीं थे, बहुत ज्यादा शौक नहीं थे इनके, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। और ये बिलीव करते थे कि जो सच्ची शिक्षा होती है, नॉलेज होती है, वो थिंकिंग और रीजनिंग से आती है। थिंकिंग मतलब होता है सोचना, और रीजनिंग मतलब होता है तर्क करना। तर्क मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज तुम्हें बता दी तो ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ रट लो, उसको तुम मान लो कि हाँ सर यही सच है, ये रीजनिंग नहीं हुआ। रीजनिंग मतलब हुआ कि उसके बारे में तुम जांच पड़ताल करो, उसके बारे में खुद थोड़ा सोचो, खुद थोड़ा परखो कि क्या सर ने सही बताया है कि नहीं सही बताया। तो ये है रीजनिंग। ठीक है, तो सुकरात कहते थे कि जो सच्ची नॉलेज है, जो ट्रू नॉलेज है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सोचने और आपकी तर्क करने से, रीजनिंग करने से, उसके बारे में जांच पड़ताल करने से ही आपको सच्ची नॉलेज मिल सकती है। बहुत ही ध्यान से सुनो, इन सब की कहानी बहुत ही मजेदार है सुकरात की। He tried to find truth for every happening। दुनिया में जो कुछ भी होता था उसके पीछे सच्चाई क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके बारे में इनको जानने में बड़ा मजा आता था। ठीक है, जैसे बल्ब जल रही है तो क्यों जल रही है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, किसी ने किसी पर अटैक किया, पर्सन ए ने पर्सन बी पर अटैक किया, तो ऐसा क्यों किया। मतलब ये जिज्ञासु बहुत थे, ये जानने की इच्छा बहुत रखते थे। He was against the blind faith in various gods। ठीक है, ये जो ब्लाइंड फेथ करते हैं, ठीक है, जो धार्मिक लोग होते हैं, वो अपने गॉड पर, अपने भगवान पर काफी फेथ करते हैं, काफी विश्वास करते हैं। ठीक है, और अंधविश्वास मतलब आंख बंद करके यदि भगवान के नाम पर कुछ हो रहा है, गॉड के नाम पे कुछ हो रहा है तो उसको मान लेते हैं। उसके ये अगेंस्ट थे कि आप ब्लाइंड फेथ गॉड पर मत रखिए। ही बिलीव्ड इन रैशनल थिंकिंग, ही वॉज बोल्ड एंड फ्रैंक। और ये कहते हैं ना मुंहफट व्यक्ति, वैसे थे, बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। ठीक है, अगर इनको जो सच लगता था उसको सच बोलते थे, जो झूठ लगता था उसको झूठ बोलते थे, भले ही
किसी को इनकी बात का बुरा लग जाए। He advised people not to believe in superstitions. ये कहते थे सुपरस्टिशन में विश्वास मत करिए, चमत्कार में विश्वास मत रखिए, जादू वगैरह में विश्वास मत रखिए कि भूत वगैरह पे विश्वास करने लग गए हैं, ये सब चीजें व्यर्थ की चीज हैं, तो इस पर विश्वास मत करिए। सम पीपल अपोज्ड हिज व्यूज एंड हिज ऑनेस्ट वेज। जो इनकी ईमानदारी भरी जिंदगी थी, ईमानदारी भरी सोच थी, उसको कुछ लोगों ने अपोज किया, वो सबको पसंद नहीं आ रहे थे। द रूलिंग क्लास वॉज नॉट हैप्पी विद द वेज टू ब्रिंग अप द ट्रूथ। जो उस समय की वहां रूलिंग पार्टी थी, जो वहां पे रूलिंग पार्टी थी, उसको इनके विचार पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि इनके विचार सुन सुन करके लोग जागृत हो रहे थे। लोग उनके जो रूलर थे, उनके जो भी आज्ञा देते थे उनको मानने से इनकार कर देते थे कि हम आपका कहना नहीं मानेंगे, आप गलत कह रहे हैं, सुकरात साहब सही कह रहे हैं। तो इस वजह से रूलिंग पार्टी बहुत ही इनसे नाखुश थी, इनसे बहुत ही नाराज थी। द रूलिंग class thought that he was misguiding the people. The people of ruling class asked him to change his views, but he refused. रूलिंग क्लास ने कहा कि भाई साहब, सुकरात साहब, बात ऐसी है कि आप अपने व्यू चेंज कर लीजिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। डराए धमका रहे थे कि आप अपना व्यू चेंज कर लीजिए वरना आप मारे जाएंगे। आप जानते नहीं कि फूफा बदमाश है हमारे, ठीक है, ऐसा किसने कहा? रूलिंग पार्टी के लोग ने, ये हमारे लोग बड़े बदमाश हैं, आपको मार सकते हैं, इसलिए अपने जो विचार हैं, अच्छे अच्छे विचार हैं, वो अपने पास रखिए, ज्यादा ज्ञान लोगों को ना दीजिए। लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इन्होंने कहा जो करना हो कर लो, लेकिन जो सच है वो मैं सबके सामने लाकर रखूंगा। ही वॉज गिवन अ कप ऑफ पॉइजन हेमलॉक। हेमलॉक क्या है? एक पॉइजन का नाम है, टू ड्रिंक एंड डाई। तो रूलिंग पार्टी ने कहा ऐसा है कि या तो अपने विचार बदल लो, या ये जहर का एक कप हम तुम्हें दे रहे हैं, इसको पी लो। दोनों में से एक काम तुमको अब करना ही होगा, इससे बच के तुम नहीं जा सकते हो। He calmly drank the poison rather than accepting that he was doing any wrong thing. ठीक है, तो सुकरात साहब ने कहा ठीक है, हमने अपनी जिंदगी जी ली, बहुत लोगों को जागृत कर दिया, अब इतना जागृत कर दिया है कि ये जग गए हैं और ये एक विद्रोह करेंगे, झूठ के खिलाफ विद्रोह करेंगे। ठीक है, हम अपने विचार तो नहीं बदलेंगे, लेकिन तुम्हारा जो ये हेमलॉक वाला पॉइजन है, इसको हम पीने चल रहे हैं। इन्होंने पी लिया। He was 70 years old at that time. और ये उस समय 70 साल के थे। कप को पीने के बाद इन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया रूलिंग पार्टी के सामने। Socrates has become immortal. Socrates has become immortal for these views and courage. He did not write any literature, but his teachings were written and preserved by one of his students, Plato. तो सोक्रेटिस अपने इन्हीं विचारों के लिए, अपने इन्हीं व्यवहार के लिए आज भी क्या है? इमॉर्टल है, मतलब अमर है। मर तो गए हैं, लेकिन आज भी हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को इमॉर्टल बोलते हैं, अमर बोल देते हैं कि ये कहते हैं ना, गांधी जी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, मतलब मर गए हैं, लेकिन ये जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान हमेशा रहेगा, और जब तक ये रहेगा तब तक इन लोगों के बारे में लोग बात करते रहेंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और भी जितने ओकेजन्स होते हैं, इन लोगों को याद किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। सोक्रेटिस साहब ने कोई भी लिटरेचर नहीं लिखा, कोई भी किताब लिख करके नहीं गए थे अपने विचारों की, ठीक है, अपने विचारों कोई किताब लिख के नहीं गए थे। लेकिन इनके एक स्टूडेंट थे प्लेटो, इनके एक स्टूडेंट थे जिनको ये पढ़ाते थे, प्लेटो। प्लेटो ने क्या किया? इनकी जो भी शिक्षाएं थी उसको लिख लिया, ठीक है, और उसको अच्छे से प्रिजर्व किया है, और उसी को हम लोग आज अब पढ़ाई करते हैं। प्लेटो कैरिड ऑन हिज आइडियाज आफ्टर हिज डेथ। सोक्रेटिस के खत्म होने के बाद उन्होंने हेमलॉक पी लिया, उसके बाद खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी। उसके बाद प्लेटो ने इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया, प्लेटो ने इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया। अब मन में सवाल उठता है, सर प्लेटो को भी मार दिया होगा उन्होंने ना, जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने प्लेटो को भी मार दिया होगा। तो अब इसके बारे में तो अभी फिलहाल एक सस्पेंस बना हुआ है। जब प्लेटो के बारे में हम लोग कभी पढ़ाई करेंगे तब जानेंगे कि प्लेटो के साथ आखिर क्या हुआ, उनकी जिंदगी कैसी रही। तो ये रहे अपने पहले महान विभूति
महान व्यक्ति जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सोक्रेटिस। इन्होंने 469 बीसी में जन्म लिया था और 399 बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले आते हैं हमारे भाई साहब अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की भी जिंदगी बहुत ही मजेदार रही है। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लेकर के ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे, ठीक है। यहां तक कि इनके घर में पढ़ाई करने के लिए कोई उचित सुविधा नहीं थी, ठीक है। कोई भी लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। तो इनकी माँ क्या करती थी, अंगीठी जो होती है, जो तपता तापते हो, उससे जो छोटी थोड़ी बहुत रोशनी जो आती है, उसमें इनकी माँ ने इनको पढ़ाया था। तो इन्होंने बहुत ही संघर्ष भरी जिंदगी जी और आगे चल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के प्रेसिडेंट बने। तो देखते हैं इनकी क्या जिंदगी रही है भाई। ये देखो, इनकी फोटो हमने यहां पे लगा दी है। अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न इन 1809 इन केंटुकी, यूएसए। यूएसए में इनका जन्म हुआ 1809 में। अब तुम उस समय थे कि नहीं, ये शाम को बताना कि 1809 में तुम कहां थे भाई। He was born of poor family. He had no schooling, but his mother taught him reading and writing. ये बहुत ही गरीब परिवार में थे, जन्मे थे, और स्कूल जाने का इनका कोई भी वो नहीं था, क्योंकि पैसे नहीं थे, गरीब थे बहुत, तो स्कूल नहीं जा पाए। लेकिन इनकी मदर ने इनको पढ़ना और लिखना सिखाया। He worked on his father's farm. He did various jobs like a boatman, a log chopper and a storekeeper before he qualified as a lawyer. तो इन्होंने बहुत सारे काम किए। ये अपने फादर के जो फार्म था, जो खेत था, वहां पर काम किया। इन्होंने बोटमैन का काम किया, नाव चलाने का, लकड़ी को काटने का, स्टोर देखने का, ये सब काम किया। और एक दिन ये लॉयर बन के उभरे। इनकी माँ ने इनको पढ़ा पढ़ा के लॉयर बना दिया। लेटर ही एंटर्ड पॉलिटिक्स, और अब ये पॉलिटिक्स में आ गए, राजनीति में आ गए। लिंकन बिकेम प्रेसिडेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 14 मार्च 1861। अब 14 मार्च 1861 का वो दिन था जब इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के रूप में चुना गया। एट दैट टाइम द सिचुएशन ऑफ द कंट्री वॉज वेरी बैड। उस समय, जिस समय ये प्रेसिडेंट बने, उस समय का देश की जो स्थिति थी, जो यूएसए की स्थिति थी, वो बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही खराब थी। क्यों खराब थी, ध्यान रखो। अ सिविल वॉर ब्रोक आउट विच लास्टेड फॉर 4 years। उस समय एक सिविल वॉर चल रहा था। ध्यान रखो, एक वॉर होता है जो कि एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इसमें पूरे की पूरी दुनिया 2 हिस्से में बढ़ करके लड़ाई कर रही थी, ठीक है। और एक वॉर है जैसे इंडिया और पाकिस्तान का, इंडिया और चाइना का, ठीक है। और एक है सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब होता है एक ही देश में, ठीक है, एक ही देश में कई गुट एक दूसरे पर लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। किसी खास उसके लिए, जैसे रिलीजन के बेस पे या फिर स्किन कलर के बेस पर, जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ था अपार्थाइड सिस्टम जो आया था, ठीक है। काले गोरे में लड़ाई झगड़ा चलती थी, एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आते थे। उसी तरीके से अमेरिका में एक सिविल वॉर हुई, ठीक है। देश की जनता के बीच में ही एक वॉर छिड़ गई जो कि लगभग 4 साल चली। ये अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनते ही हो गया। मतलब जैसे ही पहुंचे, जैसे ही प्रेसिडेंट बने, वहां भी इनको संघर्ष ही देखने को मिला। वहां भी इन्होंने आराम से जिंदगी नहीं जी कि प्रेसिडेंट हाउस में बढ़िया, क्या बात है, स्विमिंग पूल में डांस कर रहे हैं। ही फेस द सिचुएशन बोल्डली एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को फेस किया और कंट्री को यूनाइट करने में, वहां पर शांति फैलाने में अच्छे तरीके से भूमिका निभाई। Those days, the South Americans used to make black people slaves and force them to work in their farms. जिस समय ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस समय के जो अमेरिकन्स थे, वहां के जो रहने वाले लोग थे, वो क्या करते थे, व्हाइट पीपल क्या करते थे, ब्लैक पीपल्स को अपने यहाँ स्लेव्स बनाते थे, दास बनाते थे, और उनसे कहते थे हमारे फार्म में जबरदस्ती काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। उनको पैसे वैसे भी बहुत कम देते थे या नहीं देते थे, ठीक है। तो उस समय बहुत ही दिक्कत थी। लिंकन वॉज नॉट इन दिस फेवर। लिंकन को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। He declared that all men are equal. This led to a civil war. Abraham Lincoln won the war and abolished slavery. तो अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने और उन्होंने कहा कि ये चीजें तत्काल प्रभाव से बंद हो जानी चाहिए।
ये चीजें अब नहीं चलेंगी कि जो गोरे लोग हैं वो काले पर जुर्म करें, काले लोगों को स्लेव बनाए। तो ये तुरंत बंद होनी चाहिए। और जैसे इन्होंने ऑर्डर दिया वहां पर सिविल वॉर छिड़ गई, वहां पर काले और गोरों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो गई। फिर किसी तरीके से अब्राहम लिंकन ये युद्ध जीतते हैं। इनकी सोच जो थी कि सभी मैन इक्वल हैं, वो सोच जीतती है और स्लेवरी जो दास प्रथा थी उसको बिल्कुल बंद कर दी जाती है। कोई भी किसी का दास नहीं रहेगा। Lincoln was elected president for the second time. He declared the policy of peace and made sincere efforts to heal the wounds of civil war on people's mind. Lincoln दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं। इन्होंने अच्छे काम किए तो जनता ने इनको दोबारा प्रेसिडेंट बनाया, और जैसे ही प्रेसिडेंट बने इन्होंने फिर से कहा कि सभी लोग इक्वल हैं, सभी लोग इक्वल हैं, देश में शांति बनाइए, डेवलपमेंट करिए। और इन्होंने जितने भी सिविल वॉर में जितने भी लोगों के मतलब जितने भी लोग घायल हुए थे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, उनको क्या किए, पीस दिए, उनको शांति दिए कि अब आप एकदम परेशान ना होइए, अब सब कुछ चंगा है। On the evening of April 49, 1865, Lincoln attended a performance of the play Our American Cousin. ठीक है, अप्रैल 14, 1865 में ये क्या किए, एक प्ले में गए थे, एक नाटक देखने गए थे। उस समय के इंटरटेनमेंट बहुत ही मतलब अलग अलग तरीके का इंटरटेनमेंट था। आज हम लोग मोबाइल में शॉर्ट्स वगैरह देख लेते हैं, इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, पहले प्ले वगैरह होते थे, ठीक है, नाटक होते थे, उनको देखने जाते थे हम लोग, ठीक है। मतलब तब के लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे, अब तो नाटक होते ही नहीं हैं, तब के लोग प्ले देखने जाते थे। तो उस प्ले का नाम था आवर अमेरिकन कजिन, तो इसको ये देखने गए हुए थे। देयर इज अ वर्ल्ड नोन एक्टर जॉन विल्किस बूथ, ठीक है, वहां के उस समय के बहुत ही वर्ल्ड फेमस थे ये एक्टर जॉन विल्किस बूथ, शॉट लिंकन इन हेड। और जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन को इनके हेड पर क्या कर दिया, शूट कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब आप बहुत ही अच्छे अच्छे काम करने लग जाते हैं तब आपके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं, और यही अब्राहम लिंकन के साथ हुआ। और इनके हेड पर जॉन विल्किस बूथ ने, जो कि उस समय के फेमस एक्टर हुआ करते थे, उन्होंने हेड पर इनको क्या कर दिया, शूट कर दिया। लिंकन डाइड ऑन अप्रैल 15, 1865, और 15 अप्रैल 1865 में इनका देहांत हो गया। He had worked hard throughout his life to save the United States from being divided and ruined. अब्राहम लिंकन ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के लिए काम किया जब तक ये रहे, और यूनाइटेड स्टेट्स को डिवाइड होने से या बर्बाद होने से, ruined मतलब होता है बर्बाद होने से, क्योंकि कोई भी देश डिवाइड होना शुरू हो जाता है तो बर्बाद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को डिवाइड होने से बचाया इन्होंने कि डिवाइड ना होने पाए। ही वॉज सक्सेसफुल इन एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी ऑफ मैन, मैन के बीच में इक्वालिटी, सभी लोग समान हैं, सभी लोग एक जैसे हैं, ये जो विचार था इनका, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए और यूएसए में इक्वालिटी एस्टैब्लिश कराई। तो ये थे अपने दूसरे व्यक्ति जिन पर हमें प्राउड करना चाहिए कि क्या जिंदगी थी, क्या जिया इन्होंने, ठीक है, अब्राहम लिंकन। तीसरे आते हैं हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, कोट पैंट ये पहने हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने पहनाया हुआ है, ये पहने हुए थे, मतलब ये काफी शौकिया व्यक्ति हैं। देखो कोट पैंट बढ़िया एकदम पहने हुए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी। कार्ल मार्क्स वॉज बोर्न इन जर्मनी इन अ वेरी रिच फैमिली, ये भी आउटसाइड इंडिया के हैं। जर्मनी में इनका जन्म हुआ और बहुत ही रईस खानदान में जन्म हुआ। अब्राहम लिंकन पुअर थे लेकिन ये बहुत ही रिच हुए। He witnessed the changes occurring in Europe when young. He was the chief founder of the most powerful mass movements in history, democratic socialism and revolutionary communism. ये यूरोप में देख रहे थे कि बहुत ही चेंज आ रहा है, वहां की पॉलिसी में, वहां की सोसाइटी में काफी चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये चीफ फाउंडर थे दो मूवमेंट्स के, दो आंदोलन के, जो कि हिस्ट्री में हुए हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल रेवोल्यूशन हुआ है, पावरफुल मूवमेंट्स हुए हैं। पहला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और दूसरा है रिवॉल्यूशनरी कम्युनिज्म, ठीक है। ये थोड़ा सा भारी भारी वर्ड्स हैं तो इनके बारे में ज्यादा अभी मत सोचो, ठीक है, क्योंकि अभी
ये वर्ड्स के बारे में तुम्हें नहीं पूछा जाए कि सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है। बस ये जानो कि दो मूवमेंट्स बहुत ही पावरफुल ये थे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और रिवॉल्यूशनरी कम्युनिज्म, जिसमें ये क्या थे, चीफ फाउंडर थे, इन्होंने इसको फॉर्म किया था। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप मेड द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्रीज रिच। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, जिसमें इंडस्ट्री लगाई जा रही है। इंडस्ट्री जानते हो, फैक्ट्रीज वगैरह। तो जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इन्होंने देखा जो फैक्ट्रीज की जो ओनर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। द फैक्ट्री ओनर्स ग्रीव रिचर एंड द वर्कर्स पुअर। जो वर्क वहां पे कर रहे हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, और जो वहां के ओनर हैं वो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। द रिच पीपल वर कॉल्ड कैपिटलिस्ट एंड द वर्कर्स वर द लेबरर्स। जो वहां पे रिच क्लास थी, जो ओनर्स थे, उनको कैपिटलिस्ट कहा गया है। कैपिटलिस्ट मतलब जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पूंजी है, जिसके पास रुपया पैसा है, और वर्कर्स को लेबरर्स कहा जा रहा है। ठीक है, अब तुम सोचो भाई, फैक्ट्रीज लग रही हैं तो वर्कर्स की भी आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन क्या हो रहा होगा वहां पर कि जो ओनर्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा पैसा खुद रख ले रहे होंगे, ये लेबर को नहीं दे रहे होंगे। तो इससे क्या, लेबर क्या हो रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स एंड हिज एसोसिएट्स वर वेरी मच डिस्टर्ब टू सी द वास्ट डिफरेंस। कार्ल मार्क्स और उसके जो साथी लोग थे, उनके जो साथी लोग थे, वो इस डिफरेंस को देख करके बहुत ही परेशान थे। ध्यान रखो, कार्ल मार्क्स खुद अमीर थे, लेकिन उनको ये जो गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा था इसको देख करके उन्हें बहुत दया आ रही थी। उनको बहुत खराब लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, खुद अमीर होते हुए भी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब ऐसे इंसान हैं कि जिन पर हमें प्राउड करना चाहिए। भाई जो अमीर होता है वो गरीबों का ध्यान कहाँ रखता है आज के जीवन में, लेकिन ये अमीर होते हुए भी सूट बूट पहने हुए, लेकिन गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मार्क्स एंड हिज फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स एडवाइज द वर्कर्स टू यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स और इनके दोस्त जो हैं फ्रेडरिक एंजल्स, जैसे तुम्हारे दोस्त हैं वैसे इनके भी दोस्त हैं भाई, इन दोनों दोस्तों ने मिलकर क्या किया, वर्कर्स को क्या कहा कि आप यूनाइट होइए, आप एक साथ होइए, और ये जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन आपके आप पर हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। सब लोग एक होंगे तो कभी ना कभी ये ओनर्स की बुद्धि खुलेगी। They appealed to the workers of all countries to unite and fight against the capitalist. इन्होंने पूरी दुनिया से, पूरे देश से कहा कि आप जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, सब यूनाइट होइए, सब एक साथ होइए, और इन जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट मतलब वही ओनर जो फैक्ट्रीज के हैं, इंडस्ट्रीज के हैं, इनके खिलाफ एक लड़ाई छेड़िए। Marx believed that the profits of the industries could not remain in the hands of a few. The whole society should own them. मार्क्स का सोचना था कि जो भी फायदा हो रहा है इंडस्ट्रीज से वो कुछ के हाथों में नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ ओनर्स के हाथों में नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा सब में बंटना चाहिए, इक्वली बंटना चाहिए। He mentioned his views in his two famous books, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल। इन्होंने दो बुक लिखी हैं जिनमें इन्होंने अपने विचार को लिखा है। कभी भी पढ़ने की इच्छा हो कार्ल मार्क्स के बारे में तब इन दो किताबों को पढ़ना। ठीक है, अभी और आगे जब बढ़ोगे, जब रिसर्च वगैरह करोगे, तब कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तब ये दो किताबें हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, जिनमें इन्होंने अपने विचार रखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। Communist Manifesto was co-authored by his friend Frederick Engels. Communist Manifesto जो बुक है, इनमें ये दोनों लोग ऑथर थे, कार्ल मार्क्स भी और फ्रेडरिक एंजल्स भी। Later on, Lenin in Russia gave practical shape to his ideas based on the communist thinking of Marx. तो रसिया में उस समय लेनिन थे, लेनिन की सरकार चलती थी। ठीक है, तो लेनिन क्या थे, लेनिन इनके विचारों को बहुत ही पसंद करते थे। तो जो भी मार्क्स के विचार थे उनको इन्होंने प्रैक्टिकल रूप दिया, मतलब कि अपने यहां इन्होंने क्या किया, जो भी फैक्ट्रीज से, जो भी इंडस्ट्रीज से प्रॉफिट आता था उसको क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करवाया लेबर्स के बीच में। लेनिन लेड द ग्रेट रशियन रेवोल्यूशन। इन दिस रेवोल्यूशन द ऑटोक्रेटिक रशियन एम्परर द सीजार वाज थ्रोन आउट ऑफ पावर। लेनिन क्या हुए, ये जो मार्क्स की सोच थी,
इसको अपने यहां ले आए, जिसको जाना जाता है रसियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रसियन रेवोल्यूशन मतलब यहां पर एक रेवोल्यूशन इस भांति हुआ कि जो भी इंडस्ट्रीज से प्रॉफिट जनरेट होता था वो सिर्फ ओनर्स के हाथों में नहीं, वो लेबर्स के हाथ में भी जाता था। ये था रेवोल्यूशन। तो इस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, एक ऑटोक्रेटिक रशियन एम्परर उस समय के होते थे, सिजार नाम था उनका, सिजार। ठीक है, सिजार को क्या किया गया, पावर से फेंक दिया गया। जो उनकी वो बादशाहत उनकी चल रही थी उसको थ्रोन आउट कर दिया। जब पूरे के पूरे वहां के वर्कर्स जुट गए कि अब हमें न्याय चाहिए, यहां अन्याय बहुत तगड़ा हो रहा है, लेनिन established a new system of government in the Soviet Union which was based on the ideas of Karl Marx। लेनिन क्या किए उस समय, फिर अपने गवर्नमेंट में नया सिस्टम लाए। सोवियत यूनियन, रशिया वही तो है, सोवियत यूनियन में एक नया सिस्टम ले आया गवर्नमेंट का जो कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज पे बेस्ड था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने कितना बड़ा काम किया, वरना क्या होता, अमीर अमीर ही बनते रह जाते और गरीब गरीब ही होते जाते। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत आज भी पॉलिटिक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जब भी पॉलिटिकल डिबेट सुनोगे, ठीक है, तब कार्ल मार्क्स का नाम जरूर आएगा। कार्ल मार्क्स की सोच क्या थी। ठीक है, तो ये आज हम लोग 3 लोगों के बारे में पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया सोक्रेटिस के बारे में, फिर डिस्कस किया अब्राहम लिंकन के बारे में, और तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया कार्ल मार्क्स के बारे में। ये 3 लोग जिन्होंने अपने लिए नहीं सोसाइटी के लिए काम किया, और आज इनको हम याद कर रहे हैं, इनको हम पढ़ाई कर रहे हैं इनके बारे में। ठीक है, तो इन्होंने बहुत बड़े काम किया। अब कल के वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं उसको देखेंगे। तो अब आज के लिए तुम्हारा काम क्या रहेगा उसको अब ध्यान से सुन लो भाई। ठीक है, तो लिखना कुछ भी नहीं है, बस अपनी बुक ओपन करो और जितना आज पढ़ा दिया है उसकी रीडिंग करो, और उसमें कोई ऐसा वर्ड है जिसको तुम्हें बोलना नहीं आ रहा है या उसकी मीनिंग नहीं आ रही है उसको अंडरलाइन कर लो, और जब शाम को बात हो तो सबसे पहले उसको हमसे पूछ लो, उसके बाद फिर अपनी समरी दो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करोगे तो भाई साहब बम्पर प्राइज लेने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।